proportional to the product of charges and it is inversely proportional to the square of the distances between them. शाबाश बेटा, अल्लाह पाक आपको फिजिक्स की सही समझ और फहम अता फरमाए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बेटा? कोई बंदा टाइप करके जवाब दे सकता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, अब आप बताएं डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कोई पूछे डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या जवाब है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर किसके बराबर? वर्क डन आपने कल पढ़ा था के क्यू क्यू अपॉन आर होता, उसको जब छोटे चार्ज से डिवाइड करेंगे जो, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, ठीक है कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। कल आपने एक सिचुएशन पढ़ी थी, वो क्या थी? वो कल का मैं जो लेक्चर है उसके रेफरेंस से बात करता हूँ बेटा। कल के लेक्चर में ये था कि ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जब कहता हूँ तो पॉइंट चार्ज से मुराद क्या है? कि वो बहुत ही छोटा है साइज में, जो मैं उसमें मतलब फिजिकल साइज में बहुत छोटा है। उसका जो चार्ज की वैल्यू है उसको मैं छोटा नहीं कह रहा, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर थी? अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा होगा? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? फोर्स ऑन +1 कूलम। तो अब जाहिर है +1 कूलम को यहाँ रखेंगे तो ये उसे जोर से धक्का देगा, +1 कूलम को यहाँ रखेंगे तो ये उसे कम जोर से धक्का देगा, +1 कूलम को यहाँ रखेंगे तो ये और कम धक्का देगा। या ये वाले वेक्टर्स उठाकर हम यूं ऐसे इस तरह कर लेते हैं, यूं रख लेते हैं ऐसे करके, और इन्हें यूं प्लॉट कर लेते हैं। ये ग्राफ आपके पास ऐसे आ जाता है। इलेक्ट्रिक उसका फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसे आ जाता है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स पर यूनिट मास चार्ज, वो क्या है? वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो क्या थी? वो ये है कि आप इसी पॉइंट चार्ज के करीब अगर +1 कूलम लेकर आते हैं, आप यहां से चले, अब +1 कूलम को पकड़ा, आप इसकी तरफ मूव करना शुरू हुए। अभी जब आप इसकी तरफ जा रहे थे तो फर्ज करें आपने वर्क डन कर लिया 20 जूल्स का, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 जूल्स पर कूलम 20 वोल्ट होगा। इसका मतलब है एक कूलम को यहाँ लाने के लिए आपको 20 जूल्स का वर्क डन करना पड़ा। फिर इसी 1 कूलम को और आगे ले आए, आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको रिपेल करेगा। आप ज़रा उसके करीब आ रहे हैं, तो मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी मैंने मिसाल दे के बनाई, ऐसे समझे जैसे ये क्यू है, जब आप इसके करीब आ रहे हैं यूं करके, जब आप इसके करीब आते चले जा रहे हैं तो आपको ये एक समझे कि बीच में एक अनसीन स्प्रिंग है, मैजिकल स्प्रिंग है,
तो जब आप +1 कूलम को लेकर यूं आ रहे हैं तो वो कंप्रेस होता चला जा रहा है, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अब वो चार्ज वर्क जो आप करते हैं इन्फिनिटी से उसको पकड़कर यहां जब लाते हैं 1 कूलम को, तो ये डिस्टेंस r है और वो वर्क डन किसके बराबर है? वो वर्क डन है KQ/R के बराबर है, और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ये आपने पहले पढ़ा था। अब आप एक चीज याद रखें कि ये पेपर में बहुत दफा पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से है? KQ/R², और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है? KQ/R। ये क्या है? फोर्स ऑन 1 कूलम, और ये क्या है? एनर्जी ऑफ 1 कूलम। ये क्या है? एनर्जी ऑफ 1 कूलम। ये फोर्स ऑन 1 कूलम है, 1 कूलम, और ये एनर्जी ऑफ 1 कूलम, या वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है कि नहीं? ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वो है। इन दोनों के बाद में पॉइंट चार्ज के, अच्छा एक बात है, पॉइंट चार्ज में ये देखिए, पॉइंट चार्ज वो होता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इस तरफ आप ले लें एक्स एक्सिस पर आप ले लें डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, और वाई एक्सिस पर आप ले लें, वाई एक्सिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर लें तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक साइड को डिस्कस कर रहा हूं फिलहाल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ जो है वो KQ/R²। ठीक है कि नहीं? आप पूछ सकते हैं कि सर अच्छा, अब यहां तो ये पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज में ये है कि जो जो आप इसके करीब आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्फिनिटी की तरफ जा सकती है, यानी आपके ऊपर पॉइंट चार्ज एक इन्फिनिट फोर्स लगा सकता है, बहुत बड़ा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उसमें देखें आप, वाई एक्सिस पे दोनों ऊपर जाते जा रहे हैं। मगर फिर उसके बाद जब हमने पॉइंट चार्ज पढ़ लिया था, तो फिर हमने एक स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर, ये फर्ज करें मेटल ग्लोब है, एक क्या है, एक मेटल ग्लोब है जो इसका रेडियस r है, और ये कंडक्टर है। कंडक्टर मींस कि इसके ऊपर चार्ज मूव कर सकता है इसकी सरफेस पे। आपने इसको चार्ज कर दिया, फर्ज करें ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है कि नहीं? तो आपने कल पढ़ा था कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका ग्राफ पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ पढ़ा था। मैं वो आपके लिए दोबारा आपके सामने बनाना चाहता हूं। जी, कल पढ़े थे आपने वो ग्राफ, मैं दोबारा आपके सामने बनाना चाहता हूं। ये देखें, ये मेटालिक ग्लोब है, ये पॉजिटिवली चार्ज। ये मेटालिक ग्लोब है जो क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये चीज देखें कि ये यहां से वाई एक्सिस पर ले लें आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहां ले लें डिस्टेंस r इन मीटर। ठीक है कि नहीं? ये इसका रेडियस, यूं बना लें इसको। और आपको पता है हम जो डिस्टेंस है आजकल वो रेडियस के यूनिट मिले, रेडियस फिर 2r उसका डबल और फिर ट्रिपल। इससे ये होता है कि आप डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द स्फीयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और इस तरफ भी आप 2r, और बेशक उसको आप माइनस ना कहें, खाली 2r ही कहने दें। और देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा है। आप ये ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बना चुका हूं। फर्ज करें कि उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक वैल्यू है, और वो है KQ/R²। ठीक है कि नहीं? यानी इसका मतलब है कि यहां पर अगर कोई +1 कूलम ला के रखा जाए तो ये उसे धक्का मारेगा इस तरफ को, और वो पुश होगी KQ/R² के बराबर। वो हमने यहाँ प्लॉट कर ली। जब आप इससे 2r पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कम हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कम हो जाती है? ज़ाहिर है जब आप इससे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। तो जब आप डिस्टेंस 2r पर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कम हो जाती है? क्या वो हाफ होती है या 1/4 होती है?
ये कोई जवाब दे सकता है मुझे कि नहीं? जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसके स्फीयर से ये डिस्टेंस आर है, एक और डिस्टेंस आप आगे जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कम होगी? हाफ होगी या 1/4? माशाल्लाह दो लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अरीबा शुजा ने और मरियम नईम ने, बिल्कुल सही है। अल्लाह पाक आपको बेटा बहुत अच्छी फिजिक्स की समझ अता फरमाए, ठीक है कि नहीं? ये यहाँ पर आ जाएगी 1/4 कम होगी। 1/4 क्यों कम होती है? उसकी वजह ये है कि के क्यू अपॉन R1², फर्ज करें R1 की वैल्यू, दूसरी है आप जब R1 को डबल कर देंगे के क्यू अपॉन 2R1, जब डिस्टेंस डबल हो जाएगा ये 1/4 के क्यू अपॉन R1² हो जाएगा, 1/4.25, ये इस तरह से हो जाता है। तो ये चीज आ गई हूँ, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें कि ये 1/4। एक क्वेश्चन है जी जी। सर, जब कहते हैं चार्ज जो 1 कूलम करीब होगा उसके साथ, तो जो पॉजिटिव चार्ज है दूसरी साइड भी नहीं चला जाएगा? क्या नाम है, आपने बिल्कुल ठीक बात की, यूर राइट इन सर योर लॉजिक, और वहां फिर और सर जब इलेक्ट्रिसिटी कमजोर हो जाएगी, सही कह रहे हैं। और जी इसका सर, मतलब तो ये और जब मैं, वो दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेज हो जाएगी, तो सर फिर तो कहते हैं हाफ नहीं होना चाहिए, या फिर हाँ लाइक जो ये बात ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं, फिलहाल हम उसको नहीं मतलब हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ सिचुएटेड है, और हम उसमें जो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के ऊपर जो +1 कूलम के बिल्कुल नजदीक आ जाने से जो चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम इग्नोर कर रहे हैं। इसकी वजह है कि कैम्ब्रिज इस तरह करती है। कैम्ब्रिज जब उसकी सरफेस पे +1 कूलम आता है, उसकी रिपल्शन, यानी अगर फर्ज करो कि ये +1 कूलम यहाँ रखें तो इसका सारा चार्ज इधर चला जाए, ये वाला जो इफेक्ट है ना, कैम्ब्रिज डिस्कस ही नहीं करती। कैम्ब्रिज इस तरह, इस हालांकि ये आपकी बात ठीक है, रियलिस्टिक एनालिसिस यही है, लेकिन कैम्ब्रिज चूंकि इस तरह का रियलिस्टिक एनालिसिस बिल्कुल ही नहीं कर रही, तो फिर मेरी भी मजबूरी है कि मैं उसको फिर इग्नोर करूंगा, क्योंकि उन्होंने अगर 20 पेपर्स में से 5 6 7 सवाल दिए तो उन सातों के सातों क्वेश्चन में इसी तरह बनाया हुआ। आपने जो पॉइंट उठाया वो बिल्कुल ठीक उठाया, ठीक है कि नहीं? हेलो, ठीक है अब्दुल्ला शमीम के नहीं? ठीक सर, ठीक सर। आप अच्छा जी 3R पर आ जाएं। 3R पर क्या होगा? तो 1/9 कितना होता है? 0.111, तो वो यहां कहीं आ जाएगा, और 4R पे और छोटा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कुछ इस तरह से वेरी करेगी। भी यहाँ पर एक रेड मार्कर था, पता नहीं किधर गायब हो गया। जी मिल गया, शुक्र है। तो ये ग्राफ बेटा इस तरह से बनेगा, ठीक है कि नहीं? और फिर हमने पढ़ा है कि इन साइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है, तो हमने इसके अंदर इन साइड 0 बना ली थी। और फिर जाहिर है कि इस तरफ जब आप लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ को पुश करेगी, उसको आपने नेगेटिव में दिखाया था, और फिर यूं आप ले गए थे। ये आपने याद है आपको, ग्राफ आपने पहले 2-3 दिन से आप ये बना रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ। फिर इसी के पैरेलल आपने कल एक ग्राफ बनाया था। कल ग्राफ आपने पूछे कौन सा बनाया था? कल ग्राफ आपने बनाया था, उसके बारे में वो ये था, ये देखें, वो था, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ये इस तरह से कर लें। अब आपको पता है, आप +1 कूलम को लेकर इसकी तरफ चलें, आपको वर्क डन करना पड़ता है, और बाय द टाइम आप यहां पहुंचते हैं तो आपने मैक्सिमम वर्क कर लिया होता है, और वो वर्क है के क्यू अपॉन आर के, तो वो आपने यहां पर उसको प्लॉट कर दिया, ये उसकी वैल्यू आ गई। अब आप मुझसे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये उसकी कोई वैल्यू है 2R पे, यानी जब आप यहां थे आपने कितना वर्क डन किया था? इधर तो काफी किया, लेकिन यहाँ कितना किया? हाफ किया है या 1/4 किया? बता सकते हैं मुझे कि नहीं? हाफ सर।
हाफ किया, बिल्कुल सही। तो ये इस जगह आएगा। और 3 पर कितना होगा, 1/3 उसको कर लें, 1/3 समवेयर ओवर हेयर आता है। और 4R पे 1.25 यहाँ कहीं आएगा। तो ये ग्राफ, इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कैम्ब्रिज ने बहुत बनाए हुए हैं, और कैम्ब्रिज ने इस तरह का क्वेश्चन बहुत दफा दिया है, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कम से कम 4 दफा आपको पिछले 20 सालों में ये क्वेश्चन मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था कि 20 साल में किसी क्वेश्चन का 4 या 5 दफा आना बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, और उसका 6 दफा आना, 7 दफा आना फिर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है कि नहीं? और पिछले 5 पेपर्स में डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 10 दफा है, और डिफाइन कूलम्स लॉ कम से कम 6 दफा है। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि यार छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशनें भी याद करने से बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा ये देखें, ये ग्राउंड ने ग्लोब बनाया हुआ होता है, इसके साथ उन्होंने 2 ग्रिड्स दी हुई होती है, और वो आपसे मांग रहे होते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएं, और फिर वो आपसे मांग रहे होते हैं कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं। इधर अंदर 0 और ये जो है ये कांस्टेंट। अच्छा देखें, फिर मैंने कहा था कि यहाँ एक सुराख हो और +1 कूलम इस ग्लोब के अंदर एंटर हो जाए, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या 0 होगा या कुछ होगा? तो मैंने कल आपको बात बताई थी कि फर्ज करें कि ये कोई टेबल है, ठीक है कि नहीं, आप यहां से कोई चीज उठाकर यहां रखते हैं, तो यू डू सम वर्क, द वर्क दैट यू डू बिकम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है कि, और लेकिन यहां पर यूं घुमाते रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी। तो जब आप +1 कूलम को यूं ला रहे थे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लोब आपको रिपेल कर रहा था, आपको वर्क डन करना पड़ रहा था। आप जब 4R पे पहुंचे, तो आपने इतना वर्क किया था, KQ/4R। जब आप यहां पहुंचे तो आप ज्यादा वर्क कर चुके थे, आपने KQ/3R वर्क कर लिया था। KQ/3R KQ/4R से बड़ा है। फिर जब आप यहां पहुंचे तो आपने KQ/2R वर्क कर लिया। कितना कर लिया आपने? KQ/2R, ठीक है कि नहीं? जब आप यहां पहुंचे तो आपने वर्क किया कितना? KQ/R, KQ/R, ठीक है कि नहीं? ये थोड़ा फट गया यहाँ से पेपर। और जब यूं ही आप इसके अंदर जाएंगे, आपके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी। और फिर इस तरफ को इससे यूं अवे जाएंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर इधर एक सुराख है, यहाँ से आप फिर निकल गए आगे। तो ये ग्राफ है, मैं दोबारा आपके सामने बना देता हूँ। मैं बार बार इन्हें क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ? इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपके जहन में ये बातें फिक्स्ड हो जानी चाहिए कि एनर्जी का ग्राफ कैसा था और फोर्स का ग्राफ कैसा था, ठीक है कि नहीं? ये देखें, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लोब, ठीक है। और फिर आपके जहन में ये बात भी फिक्स हो जानी चाहिए कि मेटेलिक ग्लोब और मेटेलिक चार्ज कंडक्टर के क्या ग्राफ होते हैं और पॉइंट चार्ज के क्या होते हैं। पॉइंट चार्ज की कोई डायमेंशन नहीं होती, उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होते हैं। अब देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ग्राफ है। अभी आपने इसके ग्राफ पढ़े हैं, मैं दोबारा आपके सामने बना रहा हूं। बार बार बनाने का मकसद क्या है? आप इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा है? यू। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसा है? कोई मसला तो नहीं? ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स है, एक 1 कूलम की एनर्जी है, ठीक है कि नहीं? अब आपसे बात हम करते हैं एक और। क्वेश्चन है आपसे, डिस्क्राइब अ सिचुएशन where electric field intensity is 0 but electric potential is not 0. Describe a situation where electric field intensity is 0 but electric potential is not 0. ये क्या सिचुएशन है? ऐसी कौन सी सिचुएशन है? सर जब कूलम सफेयर के अंदर होगा। हाँ?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बात आपने ठीक कही कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, शाबाश, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है। अभी आपने पढ़ा, ठीक, ये पेपर में क्वेश्चन आया है। और अगर आप ये जवाब देंगे, इनसाइड अ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, inside a spherical charge conductor, electric field intensity is 0, but electric potential is not 0। लेकिन अगर मैं आपसे, ये तो एग्जाम्पल 1 और ये बिल्कुल ठीक आपने बताइए, बिल्कुल सही बताइए, लेकिन अगर मैं आपसे एक और एग्जाम्पल मांगू आउटसाइड अ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, तो फिर आप कौन सी एग्जाम्पल देंगे? फिर आप कौन सी एग्जाम्पल देंगे अगर उसके बाहर की बात करूं? हाँ, बाहर ये चीज देखें, फर्ज करें कि ये +10 माइक्रोकूलम, ठीक है कि नहीं, ये एक लाइन इधर जा रही है, इस जगह पर भी ये +10 माइक्रोकूलम, दोनों के दरमियान लेट अस सपोज फॉर अ वाइल 10 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस है। एग्जैक्टली इनके मिडल में +1 कूलम को रख दें अगर, तो क्या है, इस +1 कूलम को अगर यहाँ रखें तो ये +10 माइक्रोकूलम इस +1 कूलम को इस तरफ को एक फोर्स लगा रहा है, इस तरफ को क्या लगा रहा है, एक फोर्स, ठीक है कि नहीं, जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये +10 माइक्रोकूलम इस +1 कूलम को इस तरफ को एक फोर्स लगा रहा है, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी के बराबर है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है, 5 सेंटीमीटर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह क्या है, 0, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है। क्या मतलब? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी जो इस 1 कूलम के पास है। कैसे? फर्ज करें इस वक्त तो ये 1+1 कूलम यूं रुका हुआ, आप इसको यूं ही जरा सा पुश करके इधर पहुंचा दें, जरा सा पुश करके इधर पहुंचा दें, फिर क्या होगा? यूं ही ये जरा सा इधर मूव करेगा, ये वाला 10 कूलम इसे यूं पुश करेगा, ये वाला 10 कूलम इसे यूं पुश करेगा। मैं इसको थोड़ा सा नीट बना देता हूँ, ये देखिए यहां कर देता, ये +10 माइक्रोकूलम, ये 10 माइक्रोकूलम, +1 कूलम जरा सा इधर आ गया, जरा सा इधर आने की देर है, इसने उसको यूं धक्का लगाया, इसने उसको यूं धक्का लगाया, और उस धक्के का रिजल्टेंट इस तरफ को लगा, ये इस तरफ को मूव करेगा तेजी से। जब ये इस तरफ को मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, इसके सामने कोई चीज आएगी तो ये उससे टकरा के पुश कर सकता है, उसको इधर उधर मूव करा सकता है, उसे एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। इसका मतलब है जब +1 कूलम यहाँ से यहाँ चला और उसने एक्सेलरेट किया और स्पीड गेन की, तो इसका मतलब है उसके पास कोई यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी जो कन्वर्ट हुई कि इसमें काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब है जब +1 कूलम इस इधर था, मौजूद था, तो उसके पास एनर्जी थी और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। इसी बात को एक और पर्सपेक्टिव से देखें, ये देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है कि नहीं, यहाँ 5 सेंटीमीटर का ये फासला है, आप इन्फिनिटी पर एक +1 कूलम पड़ा हुआ, आप इन्फिनिटी से +1 कूलम को यहाँ लेकर आते हैं, ये +10 माइक्रोकूलम आपको रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, आपको इसकी रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। बेशक आप इस तरह नहीं आ रहे, लेकिन आप इधर आते हुए भी आपके लिए खासे मसाइल पैदा करेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यहाँ आते हुए आपको वर्क डन करना पड़ेगा K/r। इसमें जो K है वो तो कांस्टेंट है, 9 × 10⁹, कैपिटल Q क्या है, ये वाला चार्ज है, और R क्या है, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर फर्ज करें यहाँ पर +10 माइक्रोकूलम, इन्फिनिटी से जब +1 कूलम चलकर यहां पहुंचा तो ये भी उसे रिपेल कर रहा था, इसकी रिपल्शन के अगेंस्ट भी उसे वर्क डन करना पड़ा, और इसकी वजह से उसको एक अलहदा वर्क करना पड़ा K/r। तो टोटल वर्क डन उसे 2K/r करना पड़ा। तो जब वो यहां पहुंचा तो जितना वर्क डन उसे ये जगह पे पहुंचने के लिए पड़ा, ठीक है कि नहीं है, वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन गया। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे देखें, फर्ज करें आप एक बॉडी को उठाकर यहाँ ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, टेबल के ऊपर रख रहे हैं, तो उसको यहाँ तक पहुंचने में वर्क डन करना पड़ेगा। जब वो यहाँ आ जाएगी तो वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अभी ये बॉडी सेव है, मूव नहीं कर रही, लेकिन इसका वर्क डन 0 नहीं हुआ, वर्क डन इसके पास महफूज है। इसी तरह से बेशक जब ये +1 कूलम यहाँ पहुंचा, इसकी रिपल्शन और इसकी रिपल्शन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 हो गई, मगर इधर तक पहुंचने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा है वो इसके पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल महफूज है, वो जाया नहीं हुआ।
तो V इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस। आई होप आपको समझ आ गई। बेटा इसको जवाब यस और नो करके दे दें। अगर आप चाहते हैं रिपीट करूं तो मैं भी रिपीट कर देता हूं। मैसेज कर दें यस समझ आ गई, या रिपीट कर दें जी। यस ठीक। अरीबा और बेटा किसी ने कुछ कहना है? अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे देखें। क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ सिचुएशन in which electric potential is 0 but electric field intensity is not 0. Describe a situation in which electric potential is 0 but electric field intensity is not 0. जी ये कैसे करेंगे? Describe a situation in which electric potential is 0 but electric field intensity is not 0. जी ये कोई बता सकता मुझे? जी ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, बिल्कुल इसके सामने 10 सेंटीमीटर के फासले पे एक चार्ज है नेगेटिव -10 माइक्रोकूलम। अब क्या होगा? अब यहां पर आप +1 कूलम को रख दें। ये वाला जो पॉजिटिव +10 माइक्रोकूलम है ये इसे रिपेल करेगा, वो इसे अट्रैक्ट करेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब है E1 जो है वो है KQ1/R1 स्क्वायर और E2 क्या है? KQ2/R2 स्क्वायर। इसमें Q1 और Q2 दोनों 10 माइक्रोकूलम है और R1 और R2 ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों को ऐड होना है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कम से कम 0 नहीं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ पर +1 कूलम पड़ा हुआ तो ये चार्ज चाहता है कि वो रिपेल अवे हो। ठीक है, ये चार्ज उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वो +1 कूलम अगर उसने मूव किया तो इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, उसके अलावा किसी और तरफ नहीं वो मूव करेगा। इसका मतलब वो किसी और तरफ कम से कम जाने से कासर है, और जाने से भी कासर है, और कोई उसको वो वर्क डन भी नहीं कर सकती क्योंकि उस तरफ रिपेल्ड अवे नहीं होगा, इस तरफ रिपेल्ड अवे नहीं होगा, इस तरफ उसे धक्का नहीं लगेगा, इस तरफ उसे कोई धक्का नहीं लगेगा, इस तरफ उसे कोई धक्का नहीं लगेगा। तो यहां पर उसकी जो वोल्टेज है वो 0, यहां पर उसकी वोल्टेज 0। और इसी बात को आप एक और पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं। वो पूछें वो क्या है? वो देखें, ये पड़ा हुआ है 10 माइक्रोकूलम, इससे ठीक 10 सेंटीमीटर दूर ये पड़ा हुआ है -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, आप इन्फिनिटी पे +1 कूलम लेके बैठे हैं, आप इस +1 कूलम को लेके यहां आते हैं, थ्रू आउट ये आपको रिपेल करता, ये मुसलसल आपको रिपेल कर रहा था कि इधर आने से। ठीक है कि नहीं? आप भले इस तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल इसके करीब नहीं जा रहे, लेकिन इसकी रिपल्शन बहरहाल है। जब आप यहां थे तो ये इसने आपको इस तरफ धक्का लगाया, जब आप इधर गए तो इसने आपको इस तरफ को धक्का लगाया, जब आप इधर पहुंचे तो इसने आपको इधर धक्का लगाया, आपको इसकी वर्क डन करना पड़ा। ये अगर डिस्टेंस आ रहा है या 5 सेंटीमीटर है, इस +1 कूलम को यहां ले जाने में इसके परस्पेक्टिव से आपको इतना वर्क डन करना पड़ा। मगर क्या था, अगर यहाँ -10 माइक्रोकूलम है तो आप इधर आ रहे हैं तो आपको वेलकम कर रहा है, वो आपको क्या कर रहा है? वेलकम कर रहा है। और वो आपको मुसलसल, जब आप यूं आ रहे हैं तो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जब आप इधर पहुंचे तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जब आप इधर पहुंचे तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नतीजतन इसकी रिपल्शन और इसकी जो अट्रैक्शन है वो रफली एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और KQ1/R1 -KQ2/R2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका यहां जाना, इसको ले जाने के लिए आपको कोई खास वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक स्फीयर रिपेल कर रहा है मगर एक अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो यहां पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और बिल्कुल उसके सामने एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी ये +Q है, ये -Q, इनके मिडल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो बंदे को पता होते हैं तो वो बंदा जवाब दे सकता है। अब आगे चलते हैं,
और इसी चीज को जहन में रखें और फिर मैं आगे आपको एक बात बताना शुरू करता हूं। वो देखें वो क्या है। मैं इस टॉपिक को हरगिज ना छेड़ता बेटा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, लेकिन कैम्ब्रिज ने इस पे क्वेश्चन पुट किए हैं, बहुत ज्यादा पुट किए हैं। और अगर आपने ए ग्रेड लेना है, ए स्टार लेना है, डिस्टिंक्शन लेनी है, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है कि नहीं? जो पेपर 4 होता है ना, इसमें 65 आउट ऑफ 100 पर ए होता है। इसमें 65 आउट ऑफ 100 पर क्या होता है? ए होता है। मैं पेपर 4 आपको काफी डिटेल से और डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, सारे पास पेपर्स का डिस्कशन लेकर आ रहा हूं। मैंने ऐसे कई बच्चों को पढ़ाया है जो एएस में मेरे पास नहीं थे और उनका एएस में बी था, एएस में उनका बी था। मैंने उनको एएस रिपीट कराए बगैर पेपर 4 के जोर पर ए दिलवाया, यानी पेपर 4 उन्होंने 95 आउट ऑफ 100 का कर दिया। ये चीजें ठीक है जो मैं बता रहा हूँ, मुश्किल है। अगर आप इसके साथ इफ यू विल बेयर विद दिस थिंग, आप थोड़ा सब्र के साथ बैठेंगे, आप 95 आउट ऑफ 100 लाजमी मारेंगे इसके ऊपर पेपर 4 में। मैंने आपको बताया, एक नहीं दो नहीं, मैंने काफी बच्चों का जिनके एएस में बी थे और उन्होंने मेरे से A2 पढ़ी और मैंने उनको पेपर 4 इतना रगड़ के कराया कि उन्होंने 95 आउट ऑफ 100 उसमें मार कर अपना BA में कर लिया। उन्होंने एएस रिपीट नहीं किया, सिर्फ अपने A2 के जोर पर दोबारा B से उठाकर A पर ले आए। और जाहिर है 65 ओवर 100 पर उसका ए, अगर आप उसको 95 ओवर 100 पे मार देंगे तो 30 मार्क्स का तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां से मिल जाता है। इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे शौक से पढ़ें, एग्रेसिवली पढ़ें, और टीचर अगर डिटेल में जाता है तो तंग ना पड़े इस बात से। अच्छा, आप देखेंगे कि कैम्ब्रिज ने इस चीज को बार बार किया हुआ है, लाया हुआ है अपने डिस्कशन में। ये देखें, ये एक सफियर है, ये पॉजिटिवली चार्ज सफियर, ठीक है कि नहीं? और इसका रेडियस r है, और यहां से दूर एग्जैक्टली सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, उसी जैसा ये एक और सफियर, और इसका चार्ज क्यों, और इसका चार्ज भी क्यों। अब कैम्ब्रिज ने ये क्वेश्चन एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कम से कम 5 दफा पूछा है कि इन दोनों की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, इधर डिस्टेंस है, और इन दोनों का कंबाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है। ये एक दफा नहीं, मैंने कहा ना 2 दफा नहीं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये देखें, ये मेरे पास बुक है, मैं अभी आपके सामने आपको करके दिखाता हूं। ये देखें, ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आया हुआ। एक दफा अगर मैं आप कहते हो, मैं अभी गिन भी देता हूं कितनी दफा ये आए। उसके बाद ये देखें, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है। ये मेटेलिक सफियर के दोनों ग्राफ वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के मांगे हुए उन्होंने। यहाँ पर वोल्टेज का, डिस्टेंस का ग्राफ मांगा हुआ। ये ग्राफ अभी आपने आज पढ़ा है, मेटेलिक कंडक्टर का वोल्टेज वाला ग्राफ। फिर ये देखें, दोनों का, दो चार सफियर्स का कंबाइंड वोल्टेज वाला ग्राफ। फिर उसके बाद ये देखें, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला ग्राफ। फिर ये दो मेटेलिक चार्ज कंडक्टर और इनके दरमियान फिर ये वोल्टेज वाला ग्राफ, ये जो अभी आज हम पढ़ रहे हैं। तो आप देखें, फिर ये फिर आ गया यहाँ पर, अगले पेपर में फिर आया हुआ है। और यह देखें, फिर एक मेटेलिक चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वोल्टेज का इकट्ठा ग्राफ मांगा हुआ है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी बनाओ, वोल्टेज का भी बना के देखो। फिर ये देखें, फिर ये एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें फिर वही दो मेटल चार्ज है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मांगी हुई है। फिर इसी के अगले पार्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मांगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं, मतलब कैम्ब्रिज ने इसको छोड़ा नहीं है, कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी कितनी दफा पूछने की। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ भरा हुआ है, वोल्टेज का ग्राफ आगे देखें, खत्म नहीं हो रहा, इट्स नॉट एंडिंग। ये देखें, अभी देखें, मैंने आपके सामने कितनी दफा पेज पलटाए हैं, इट्स बार बार एक ही चीज आ रही। फिर देखें, फिर वही दो मेटेलिक चार्ज कंडक्टर और उनके दरमियान जो वोल्टेज का ग्राफ। इसलिए आप इसको देखें, ये छोड़ नहीं रहे जान, बार बार एक ही चीज पूछी जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो आए जरा जनाब इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसलिए बेटा तकलीफ में मैं मानता हूं, मैं आपको अच्छा खासा एक मतलब एक टेंशन वाली माहौल में मैं पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है मुश्किल पढ़ाने से बच्चे भाग जाते हैं,
लेकिन इसे पढ़ें, इससे आपका 95 आउट ऑफ 100 का पेपर होगा इंशाल्लाह ताला, मेरा आपसे वादा है, क्योंकि पहले मैंने ये करके दिखाया काफी, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, काफी बच्चों के साथ। इसको जरा नीट यहाँ बनाते हैं जरा थोड़ा सा, ये देखें, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर हो गया, जी, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। आप इधर एक डबल वाई एक्सिस भी बना सकते हैं, पेपर में बना हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं, दो वाई एक्सिस बना लिया आपने, दोनों वाई एक्सिस पर आपने वो दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है कि नहीं। अब देखें, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, इसके रेडियस तक ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। अब आपको पता है यहां पर कुछ +1 कूलम अगर पड़ा हुआ है तो ये उसे इस तरफ को पुश करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज उसे इस तरफ को पुश करेगा, दिस माइनस दिस एक नेट फोर्स इस तरफ को आएगा। इस नेट एरो को हम यहां प्लॉट कर लेते हैं, फिर थोड़ा बिल्कुल मिडल में जाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल मिडल में इसकी इस तरफ को पुश और इसकी इस तरफ को पुश बराबर हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और आप इस तरफ को लेके जाएं, यहाँ +1 कूलम को ये रखें और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस तरफ को फोर्स उसे लगाएगा, ये उसे उस तरफ को फोर्स लगाएगा, उसका धक्का कमजोर है, इसका धक्का ताकतवर है, दिस माइनस दिस एक नेट इस तरफ होगा। अगर आपने इसे पॉजिटिव लिया है तो इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, जिससे आप यूं प्लॉट करें। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेरिएशन बनेगी आपकी, वो यहाँ जीरो, ये यहाँ फिर जीरो, और इसके रेडियस तक इस तरह, और फिर ये जीरो बनेगी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ इनका। और आपको याद हो तो मैंने एक पुराने लेक्चर में ये चीज पहले आपको बताई भी थी। आप मुझे बताएं, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप यस लिख के बता दें बेटा कि आपको ये समझ आ गया पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेरिएशन है। कहते हैं तो खूबसूरत करके बनाने की कोशिश करता हूँ, बार बार गलत बन जाती है। ये देखें, ये इस तरह करके यूं, और इस पे पूछे क्वेश्चन किस तरह के हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कहता है कि आप बताएं कि आपको कैसे पता चला कि ये मेटालिक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। आप उसे बताएं, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जीरो होने से मुझे पता चल गया ये मेटालिक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। फिर दूसरा उसने कहा आपको कैसे पता है, या आप बताएं कि ये दोनों ग्लोब सेम चार्ज रखते हैं या अपोजिट चार्ज रखते हैं। उन्हें कहो कि ये दोनों या तो दोनों पॉजिटिव है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो जब भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हुई। उन्हें कहें कि अगर ये दोनों सेम चार्ज ना रखते तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी जीरो ना होती। भला क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो यहाँ +1 कूलम को रखेंगे, ये उसे धक्का मारेगा, वो उसे अट्रैक्ट करेगा, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी। यहाँ रखेंगे, ये उसे धक्का मारेगा, वो धक्का कमजोर है, इसकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मगर दोनों का सम जीरो नहीं। इस पूरी लाइन में किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जीरो होने का और एक तरफ पॉजिटिव होने का और एक तरफ नेगेटिव होने का ये सबूत है कि ये दोनों स्फीयर या तो पॉजिटिवली चार्ज से इकट्ठे या दोनों ही इकट्ठे नेगेटिवली चार्ज से। तो इसके बाद इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो क्या है, वो भी बता देता हूँ आपको। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा वो देख लें। अब देखें, अगर आप यहां पर हैं तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफी ज्यादा होगा, क्योंकि ये आपको स्फीयर रिपेल कर रहा है, इसके करीब आना इतना आसान नहीं है। इस जगह फर्ज करें पोटेंशियल की कोई वैल्यू है और आपको होता है इनसाइड द स्फीयर वो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? इसलिए कि जब आप इसके अंदर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है और आप +1 कूलम को अंदर मूव करवाने में आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। अब आप इससे दूर आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली इन द मिनिमम सेंटर वो जीरो नहीं होगा, वो एग्जैक्टली इन द सेंटर वो जीरो नहीं है, मगर को मिनिमम
जब वो +1 कूलम इसके करीब जाना है, +1 कूलम इसके करीब जाना है, तो इसकी रिपल्शन बढ़ेगी, आपको फिर बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर बढ़ेगा और फिर यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है उसका ग्राफ जो आप बनाते हैं उन स्फीयर्स का जिनके क्या कहते हैं दोनों पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक स्फीयर्स, स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं दोनों, और आप +1 कूलम को ला रहे। अच्छा, ये यहाँ पोटेंशियल कम क्यों? इसकी वजह ये +1 कूलम को पकड़ के यहाँ से +1 कूलम को पकड़ के यहाँ लाना आसान है, कम वर्क डन वर्क डन करना पड़ता है। इसकी रिपल्शन भी है, इसकी रिपल्शन भी है। आपको KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 का वर्क डन करना पड़ेगा। ये भी आपको रिपेल कर रहा है, ये भी, लेकिन कम है। इस तरफ आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिपल्शन बहुत डोमिनेंट हो जाएगी। इस तरफ बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और इस तरफ फिर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और इस तरफ भी बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसलिए पोटेंशियल दोनों मेटालिक चार्ज कंडक्टर्स के करीब ज्यादा हो जाता है और मिडल में कम है, लेकिन जीरो नहीं है। इसकी वजह यह है यहाँ आना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी भी रिपल्शन है और इसकी भी रिपल्शन है, तो यहाँ वर्क डन जीरो नहीं है। तो ये देखें, ये ग्राफ है, ये उनका है आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर्स जो पॉजिटिव हों, उनके दरमियान आप +1 कूलम की एनर्जी की वेरिएशन ये है, ठीक है कि नहीं? ये वोल्टेज की वेरिएशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेरिएशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेरिएशन इसी की ये है। और बंदा कभी कंफ्यूज ना हो कि ये देखें, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ये भी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ठीक है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेरिएशन कैसी है? यूं करके ये। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वेरिएशन कैसी है? यूं करके। तो ये आपने याद रखना है, ये एनर्जी ऑफ 1 कूलम है, ये फोर्स ऑन 1 कूलम। तो इस चीज के फर्क को जहन में रखना है। अच्छा, अब आगे देखें, अगर ये देखें, ये आइडेंटिकल बनाए थे, ये क्या बनाए थे? आइडेंटिकल। लेकिन अब आइडेंटिकल नहीं बना रहा। अगर फर्ज करें, ये देखें, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये 10 माइक्रो कूलम का। एक बात याद रखें, प्रैक्टिकली लैब के पर्सपेक्टिव से 10 माइक्रो कूलम काफी बड़ा चार्ज होता है, ठीक है कि नहीं? और यहां पर आ जाएं, रेडियस दोनों का बराबर है, मगर इसका चार्ज 5 माइक्रो कूलम, ठीक है? फर्ज करें इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है? और वैसे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर। मैं वैसे बात करूं, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें कि मुझे बताएं कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां जीरो होगी, क्या वो एग्जैक्टली मिडल पॉइंट होगा? जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां जीरो होगी वहां क्या होगा? मिडल होगा जी। देखिए यहां पर, यहां होगा वो, एग्जैक्टली मिडल में नहीं होगी। ये डिस्टेंस जो है 6.66 सेंटीमीटर है और 3.33 सेंटीमीटर है, और उसके बाद यहां पर वो +1 कूलम पड़ा। अब आप ये चीज देखो कि ये इसकी जो रिपल्शन है और इसकी जो रिपल्शन है वो एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वेरिएशन बनेगी वो ये है। ग्लोब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, यहां उसकी कोई वैल्यू है, और जीरो लेवल यहां कहीं आ रहा है ये। और आपको पता है इधर रखेंगे तो इस तरफ को धक्का पड़ेगा। अगर ये वाले इस तरफ के धक्के आपने पॉजिटिव लिए हुए तो ये वाले नेगेटिव, और ये यूं शो होंगे, ये बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेरिएशन है, और आप देखेंगे एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वेरिएशन कैसी है वो भी बना के दिखा देते हैं। मैं दोबारा यहां पर आपके सामने इसको बना देता हूं कि ये स्फीयर है, ये 10 माइक्रो कूलम का, और ये स्फीयर है 5 माइक्रो कूलम, ठीक है कि नहीं? आप देखें, इसके करीब आना मुश्किल है, +1 कूलम को पकड़कर इसके करीब लाना मुश्किल है, और इसके करीब लाना क्या है? आसान है, क्योंकि ये प्लस इसकी रिपल्शन नहीं। तो एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा।
ये अनइवन, और यहां देखें इस तरह हो गई। आप देखें ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर नहीं है, और जो लोअर पॉइंट है वो उस जगह है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 है, उस जगह वोल्टेज जो है वो मिनिमम है। मुझे बताएं किसी को इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो मैं हाजिर हूं। जी जी, कोई मसला तो नहीं है इसमें। अब आगे चीज देखें बेटा, ये समझ आ गया है तो आप प्लीज लिख दें, टाइप कर दें यस, ताकि मुझे पता हो कि आपको समझ आ गया। ठीक है, अब्दुल्ला शमीम ने लिख लिया है, शाबाश। और किसी और को, अरीबा द ग्रेट ने भी लिख दिया है, अब्दुल्ला शमीम द ग्रेट ने भी, और किसी ने, सबको मसला इसमें समझ क्लियर हो गया। ये ब्लू एरो, ये वाला ब्लू एरो, ये वाला कह रहे हो? ये तो है ब्लू एरो, मैंने बताया कि +1 कूलम को पकड़ के यहां लाना मुश्किल है, यहां ले जाना आसान है, क्योंकि ये 10 माइक्रो कूलम है, ये 5 माइक्रो कूलम। ये ग्राफ है, ये बताता है, ये ग्राफ, वो ब्लू एरो मैंने वैसे बताया था कि यार यहाँ पर +1 कूलम को इन्फिनिटी से पकड़ के लाना यहाँ मुश्किल है, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, ये कहा था मैंने। चलो फिर वो वैसे ही बना दिया था, वो किसी ग्राफ का पार्ट नहीं है, वो वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब आप ये चीज देखें, आखिरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसके साथ जो CIE की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, लेकिन FSC की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। FSC इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आपसे ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, तो उनकी भी बात आएगी, लेकिन अभी मैं आखिरी बात CIE से रिलेटेड आखिरी बात करने लगा, और वो क्या है? वो कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुदा जानता है कि ये खाली ये जो अभी मैं बात एक्सप्लेन करने लगा ना, कैम्ब्रिज ने गिन के, बल्कि मैं आइंदा सोच रहा हूं मैं गिन के आपको बताऊंगा, 7 दफा पूछी हुई। इतनी दफा, 7 दफा आउट ऑफ 20 ईयर्स बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, 7 या 8 दफा। तो अभी मैं वो बात करने लगा। अच्छा मुझे एक बात बताया, ये सन है, ये क्या है? सन है, सूरज है। आप इस एक खास फासले पर यहां खड़े हैं, जहां सन का टेम्परेचर है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे आप T1 कह लें। आप सन के जरा ज्यादा करीब हुए, आप सन के करीब हुए तकरीबन 100 मीटर। 100 मीटर करीब होने से टेम्परेचर हो गया जी 42,000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज के करीब होने से क्या हो गया? 42,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका T2 हो गया। अब आप मुझे बताएं, चेंज इन टेम्परेचर ओवर चेंज इन डिस्टेंस, 4200 माइनस 40,000 ओवर 100, ये क्या कहलाएगा जी? 200 ओवर 100 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। इसे मैं कहूं नहीं टेम्परेचर ग्रेडियंट, कह सकता हूं ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट का नाम दे सकता हूं। टेम्परेचर ग्रेडियंट से मुराद ये है कि सन के करीब जाते हुए 1 मीटर आगे जाने से टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, यानी सन की तरफ इस जगह पर टेम्परेचर ग्रेडियंट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर है। इसका मतलब है कि मैं सन के करीब खड़ा हूं, मैं सन से 1 मीटर और करीब होता हूं तो टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसे क्या कहते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, एक बात याद रखें, आपने पढ़ी हुई है ना ग्रेडियंट ओ लेवल में, ये चीज होती है। इसी चीज को हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी लिखते हैं, इसी को डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी लिखते हैं। बेटा एक मिनट जरा इसका कनेक्शन लगा दें, आपने कनेक्शन उतार दिया, एक मिनट। अच्छा बेटा, इसको कहते हैं बेटा, इसी को डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी कहते हैं। इसी को बाद में आप पढ़ेंगे तो dy अपॉन dx भी इसी को ही कहेंगे, ठीक है कि नहीं? इसी को कहेंगे। ये जो निशान है ये थोड़ा सा आपको मुश्किल सा लगेगा, ये देखें, ये 8 का एक हिस्सा तोड़ दें तो ये डेल्टा बन गया। ये है ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है कि नहीं? अब बेटा पूछें क्या हो, अब बेटा देखें क्या है कि यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ठीक है कि नहीं?
आप +1 कूलम को पकड़कर यहां से यहां लेकर आए। जब आप यहां पहुंचे, आप उस वक्त तक वर्क डन कर चुके थे 200 जूल्स का। तो 200 जूल्स या 200 वोल्ट्स, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, ठीक है कि नहीं? सही है। फिर आप और आगे आए, पॉइंट बी पे पहुंचे। ए और बी में फासला था, कह लें 10 सेंटीमीटर, और आप इधर से +1 कूलम से यहां बी तक आने में आपको वर्क डन करना पड़ा 300 जूल्स का। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बन गया 300 वोल्ट्स, क्योंकि जूल्स पर कूलम वोल्ट्स होता है। अब इसको आप V2 कह लें। अब आप देखें V2 माइनस V1, ये है जी, और डिस्टेंस बीच डिवाइड कर दें इस डिस्टेंस से, जिसको आप 0.10 कह दें, 0.10 कह दें। तो ये चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्टेज ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा, ठीक है कि नहीं? इसे कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। आए अब जरा इसको गौर से देखते जाएं, ठीक है कि नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये थी, ये इसका सेंट्रल चार्ज क्यू है, ये एक सर जी जी जी। सर ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर भी होगा ना? पोटेंशियल ग्रेडियंट के डिफरेंट होगा दोनों। ये कौन बोल रहे हैं? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, तो थोड़ी देर वेट कर जरा। तू समझ के मैं गजल सुना रहा हूँ, तूने अगला मिसरा सुना दिया फौरन। यानी मैंने भी मैं कलाम सुना रहा था, तो मैंने भी एक शेर सुनाया, तूने उससे अगला शेर फौरन सुना दिया। तुम ठीक कह रहे हो, मगर लेट मी से इट, ठीक है ना? अच्छा ये देखो, अब यहां पर +1 कूलम, यहां पहुंच गया ये +1 कूलम। जब ये यहां पहुंचा पॉइंट पे, तो इस चार्ज ने इसे धक्का लगाया, चलो यहां से जाओ दूर, ये ई न्यूटन से। अब आप इस +1 कूलम को मजीद आगे लेकर आना चाहते हैं। आप एक ये छोटा सा डिस्टेंस डेल्टा एक्स, छोटा सा डिस्टेंस, जिसमें आप एज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, आप इस तरफ को फोर्स कितना लगाएंगे? माइनस ही तो लगाएंगे ही ना, कम से कम माइनस ही तो लगाएंगे मिनिमम। तो वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, वो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखिए ना, +1 कूलम को पकड़कर आप यहां लाए, तो इस चार्ज ने उसे धक्का मारा ई न्यूटन से, भागो इधर से। आपने कहा जो नहीं, मैं थोड़ा और करीब आना है, आपको कम से कम माइनस ई तो लगाना पड़ेगा। माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स लगाया, तो वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हो गया। और ये चीज +1 कूलम की क्या बन जाएगी? इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी में एक इजाफा हो जाएगी। तो ये चेंज इन वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर उसकी वोल्टेज V1 थी, यहां वोल्टेज V2 है, तो V2 माइनस V1 उसकी चेंज इन वोल्टेज आ गई। अब इस चेंज इन वोल्टेज को इससे डिवाइड कर दें, -6, और E जो है -ΔV अपॉन ΔX। ये कहता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये चीज देखें, इसी चीज को जो आपने AS में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर D, वो इसकी एक अप्रोक्सीमेट फॉर्म थी, जिसमें आपने नेगेटिव साइन भी इग्नोर किया हुआ था, और इलेक्ट्रिक उसमें जो फील्ड है उसे कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ था, ठीक है कि नहीं? एक्चुअल रिलेशनशिप ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू -ΔV ओवर ΔX। और वैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वोल्ट एनर्जी और डिस्टेंस के ग्राफ की ग्रेडियंट फोर्स होता है, ये बात आपको मैंने पहले भी बताई हुई है। तो ये वही चीज है, ठीक है कि नहीं? तो -ΔV और ΔX। आप पूछे सर ये क्वेश्चन कहीं आया है? मैं आपको अभी गिन के आपके सामने बता देता हूँ कि कितनी दफा आया है। खाली ये चीज ले, वो कहते हैं राइट डाउन अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। तो वो कहते हैं जी राइट डाउन, इसमें क्या रिलेशनशिप है? मैं आपको गिन के बता सकता हूँ कि ये 7-8 दफा ये क्वेश्चन आया होगा, आपको मिलेगा, ठीक है कि नहीं? तो ये आपका पाला इससे पड़ेगा बेटा। दिस ब्रिंग्स
माय लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एन एंड। अगर आप सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर सुने जो मैंने दिए हैं, तो आपका जो सीआई की सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। ठीक है कि नहीं? कोई टीचर दावा तो नहीं कर सकता कि उसने 100% सारा कुछ कवर कर दिया है पास पेपर्स का, लेकिन 95% तो दावा कर सकते हैं। तो 95% मैंने सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की है जो पास। आज से आप अगर 2002 से लेके 2019-20 तक के सारे पेपर्स कर दें तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इंशाल्लाह अजीज। और जो ये क्वेश्चंस करे वो प्लीज ग्रुप में अनाउंस करे, इसलिए ताकि बाकियों को भी वो हो कि यार ये लोग कर रहे हैं काम, तो फिर हमें भी काम करना चाहिए। तो आप इस नीयत से करें कि आप फड़ मारने की नीयत से ना करें। आप नीयत ये रखें कि जी मैं कर रहा हूं तो मेरे कहने से फिर बाकी भी करेंगे। जब ये नीयत होगी तो फिर उस अनाउंसमेंट का आपको स्वाब मिलेगा। तो जनाब ये थी बात। अब बेटा एक लेक्चर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, मगर वो टॉपिक है एफएससी का रिलेटेड, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ एफएससी में है, कैम्ब्रिज में नहीं है, मगर गॉसेस लॉ आपके सेट 2 फिजिक्स में भी है। इसका मतलब है कि अगर आप गॉसेस लॉ पढ़ लेंगे तो आपको जो एफएससी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं आपको उधर तक भी रसाई हासिल हो जाएगी, और गॉसेस लॉ से आप एफएससी के एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस भी कर सकेंगे। तो आपने वो सुनना जरूर है। वो इंशाल्लाह अजीज कल मैं दे दूंगा, कल सुबह 11 बजे। प्योरली वो गॉसेस लॉ का होगा। और ये जो लोग आ रहे हैं मैं इन सब के लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह पाक इन सारों के दर्जे बुलंद करे। आपने कोई क्वेश्चन करना है तो मैं हाजिर हूं।